हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदोगी वाला। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो क्लास 11th के बच्चों से यह अनुरोध है कि वो अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहें। और दोस्तों, बीच में कुछ क्लासेस बंद थी, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद थी, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब से अब एक क्लास स्टार्ट होने वाली है और पिछली वीडियो जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके जस्ट आगे आप लोग का इसमें है ग्रेविटेशन चैप्टर एक है। उसमें क्या है कि इस चैप्टर से, ग्रेविटेशन चैप्टर से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है इस साल, ठीक है। क्योंकि इसमें देखते हैं कि हमेशा पिछले भी प्रीवियस ईयर उठाकर आप लोग देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, जेई मेंस हो या फिर आईआईटी हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है आप लोग का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हम आज यह ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन, ठीक। तो इसमें दोस्तों कहानी तो इसकी बहुत बड़ी है, पढ़ते जाएंगे तो बहुत पहले से ही लोग इस पर खोज करते आ रहे हैं कि कोई भी वस्तु, जो कोई भी चीज है, तो ऊपर फेंकने पर, या फिर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हम लोग नीचे क्यों खड़े हैं, चंद्रमा पे जाने पे जहाँ हवा नहीं है, चंद्रमा पर जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वहां जाने पर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की ओर उड़ते रहते हैं। लेकिन उस ग्रेविटेशन में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं उसके, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या है पृथ्वी में कि वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पहले तो लोग बताते थे कि ये चुंबक की तरह कार्य करती है, चुंबक है, एक चुंबक है। तो वास्तव में चुंबक ही है। जिस प्रकार से चुंबक किसी बड़ा चुंबक किसी अपने छोटे चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार से पृथ्वी है। लेकिन चुंबक में ये खासियत है, सिर्फ और सिर्फ लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन पृथ्वी में ये खासियत है कि वो सिर्फ और सिर्फ सभी चीजों को, किसी एक चीज को नहीं, सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले आइंस्टीन ने भी बताया था कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से, मान लीजिए सपोज दैट कोई वस्तु है, ठीक है, यहां से इस ऊंचाई से, ये पृथ्वी तल है, यहां से किसी वस्तु को फेंकते हैं, एक हल्की वस्तु है, ठीक है, एक भारी वस्तु है, इसको फेंकते हैं तो वो क्या करती है, एक साथ m1 है, ये m2 है, ठीक है, ये एक साथ पृथ्वी पर गिरती है, ठीक। लेकिन जब इसी चीज को एक प्लेट पर या फिर किसी वस्तु पर रख कर नीचे गिराया जाए तो वो क्या होती है कि एक साथ गिर जाती, एक साथ गिरती है। नहीं तो ऐसे बारी बारी से छोड़ने पर वो क्या होती है, भारी वस्तु पहले गिर जाती है, हल्की वस्तु बाद में आती है, ठीक है। तो इस पर कई कई तरह के खोज हुए। लेकिन बाद में केपलर साहब ने ये बताया, उस उनके बाद केपलर साहब आए, तो केपलर साहब ने ये बताया कि उन्होंने तीन नियम दिए कि जब सूर्य है वो पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूम, जो पृथ्वी है सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, ठीक है, वो ऑर्बिट्स में घूमती है, इंग्लिश मीडियम वाला, ठीक है। और ये क्या होता है, इन्होंने तीन जो नियम दिए, उस नियम के अनुसार हम ये देखते हैं, इसको हटाते हैं और देखते हैं कि पहला उनका नियम रहा, ठीक है, पहला आपका नियम रहा केप्लर के नियमानुसार कि पहला आपका नियम है कि वो कक्षाओं का नियम, ठीक है, रूल्स ऑफ ऑर्बिट, रूल्स ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, रूल्स ऑफ ऑर्बिट। ये कक्षाओं का नियम ये कहता है कि जब पृथ्वी इसको क्या कहते हैं, कक्षाओं का नियम, ठीक, और रूल्स ऑफ ऑर्बिट्स।
रोल ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह एक वृत्ताकार मार्ग पर, एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गमन करती है, ठीक है। वो पृथ्वी जो है एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर गमन करती है या फिर चलती है, ठीक है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सपोज दैट ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो ये पृथ्वी इस प्रकार से मोशन करती है। पृथ्वी सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे है और सूर्य यहाँ पे है, ठीक है। और सूर्य फोकस बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है। ये सूर्य क्या है, फोकस पे स्थित होता है यहाँ पे, ठीक। ये पहला नियम इन्होंने कहा। और इस नियम के अनुसार एक सेकेंड नियम भी आता है, उसको हम बोलते हैं कि एरियाज नियम, रूल्स ऑफ एरिया, ठीक है। रूल्स ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफलों का नियम। इन्होंने ये बताया कि जब पृथ्वी घूम रही होती है, जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल तय करती है। उसके लिए इन्होंने ये नियम दिया, इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पे यूज करके अपने में, उस पर नोट्स पे। और इसके आगे इन्होंने ये बताया, रूल ऑफ एरिया, ठीक है, क्षेत्रफलों का नियम। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जब पृथ्वी, ये जरूर लिखिएगा कि जब पृथ्वी इसमें सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है एक पृथ्वी को लेकर, पृथ्वी और सूर्य को लेकर, अर्थ और सन को लेकर। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसको इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक इस प्रकार से मोशन करी, ये पाथ है आपका, जो ऑर्बिट उसको कक्षा कहते हैं, पाथ है। और यहाँ पर सूर्य स्थित है, ठीक, यहाँ पर है सूर्य, ठीक है। और ये क्या होती है, पृथ्वी सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक। यहाँ से जब ये मोशन करती है इधर की ओर, तो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये टी समय में, सपोज दैट टी समय में पृथ्वी ए से बी तक आ जाती है, ठीक है। यहां से इसका एरिया इस प्रकार से हुआ कि ये एरिया हो गया, ठीक है, इसका ये एरिया हो गया। और जब पृथ्वी यहां पर आती है, ठीक, और एक यहां से यहां तक, मान लीजिए सपोज दैट यहां पृथ्वी आ गई, यहां से घूमकर यहां पर आ गई। यहां से जब टी समय में टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है, टाइम t1 है तो ये भी t1 होना चाहिए। तो टाइम t1 में जब यहां से यहां पृथ्वी है इस समय, ठीक है, यहां से t समय में यहां तक आ जाती है, तो इसका एरिया जो है, एरिया ऑफ P1 एरिया ऑफ P2, P1 इक्वल टू P2। ये इक्वल समय टाइम जो रहेगा, टाइम अगर सेम है, ठीक है, टाइम सेम है तो एरिया भी सेम होगा, सेम टाइम पर सेम एरिया तय करती है। या फिर इसको जो टाइम है
अगर T1 सेम टाइम रहना चाहिए, बस सिर्फ और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। और आगे आप बढ़ते हैं कि रूल्स ऑफ एरिया हो गया। अब थर्ड रूल्स आता है कि रूल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि किसी आवर्तकाल, आवर्तकाल जिसे कहते हैं टाइम पीरियड को हिंदी में, जब कोई भी, जब मान लीजिए यही पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो जो दीर्घ वृत्ताकार घूम रही है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरा है रूल ऑफ टाइम, ठीक है, रूल ऑफ टाइम पीरियड। इसमें है कक्षा, ये आवर्तकाल का नियम, ठीक है, आवर्तकाल का नियम। इसमें आप लोग देखेंगे कि जब भी पृथ्वी, जब ये सूर्य के चक्कर लगा रही है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाला, ये वाई, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर सूर्य है, ठीक, और यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही हुई, तो यहाँ इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 2a, ठीक है। ये दीर्घ वृत्त का व्यास जो है ये 2a होता है, ये भी 2a होता है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये वाला a हो सकता है PQR। तो हम ये कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ देखिए ये PQ जो है, यहाँ पे P और Q इक्वल टू क्या हो गया, P और Q इक्वल टू A, ठीक, और QR इक्वल टू A, ये हम कह सकते हैं। जो हमारा इन्होंने ये नियम दिया कि जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है टाइम पीरियड T का स्क्वायर, ठीक है, टाइम पीरियड T का स्क्वायर और प्रोपोर्शनल इसकी त्रिज्या के, इसकी ये त्रिज्या A है ना, AQ के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, इसका जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो क्या होता है, इसके रेडियस के क्यू के बराबर होता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर और ये रेडियस का क्यू, ये प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम, ये हमारा तीसरा नियम रहा, ठीक। उसके बाद हम इसी में देखेंगे कि ये जो, मान लीजिए सपोज दैट एक चंद्रमा को ले लेते हैं। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी को 27 डेज में उसको घूमता है ना। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, वो पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक साल में लगाती है ना, 365 दिन में। लेकिन वो क्या होता है, चंद्रमा 27 दिनों में पूरा कर लेता है। 27 दिनों का अर्थ ये होता है कि देखिए T इक्वल टू टाइम पीरियड, इसका जो है हमेशा टाइम पीरियड जो है T, और A इक्वल टू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड की 10 पावर 10 मीटर होता है, क्योंकि उसका रेडियस जो है इतने के लगभग होता है, ठीक है। तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 27.3 इतना डेज आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसकी दूरी की बात करें, इसकी दूरी हमारी हो जाएगी कि जो आर त्रिज्या है, आर्यम, यहां से यहां तक की दूरी, तो हम इसको कह सकते हैं कि आर्यम इक्वल टू 3.84 इंटू 10 के पावर 8 मीटर, ठीक है, इतनी इसकी दूरी हो सकती है, ठीक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोग क्या करिए कि इसको लिख लीजिए अपने पेज पर, ठीक है। इसको लिखने के बाद उसके बाद आगे हम बताते हैं जो केपलर साहब ने बताया, कि पहले तो आइंस्टीन साहब ने बताया, उसके बाद केपलर साहब आया, उसके बाद न्यूटन। जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो न्यूटन साहब थे कि वही गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया, ठीक है, जी की वैल्यू दी। तो उसमें क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि जब वो थे न्यूटन साहब, तो इन्होंने, ये आप लोग कहानियां सुने होंगे कि पहले लोग बताते थे कि ये सेब गिरने के कारण उन्होंने बैठे थे बागीचे में, सेब गिरा और उन्होंने खोज स्टार्ट कर दी। लेकिन पहले से ही उनका मकसद यही था कि पहले से ही वो सर्च कर रहे थे इस पर, ठीक है। उन्होंने कई बार देखा था इसको, लेकिन उनको पता तब चला जब वो
एक बगीचे में बैठे थे, वहां से उनकी खोज की जर्नी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने स्टार्ट करते करते और सर्च करते करते उन्होंने जी की वैल्यू दी। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जब दो सब्सटेंस है, दो वस्तुएं हैं, जब दो वस्तुएं आर त्रिज्या की दूरी पर, आर दूरी पर रखी हुई है, ठीक है, आर दूरी पर रखी हुई है, तो वो जो फोर्स आपस में लगेगा, जो फोर्स आपस में लगेगा, यहां पर हम देखते हैं कि न्यूटन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, उन्होंने ये बताया न्यूटन साहब ने कि जब दो पिंड m1 एंड m2 r दूरी पर रखी गई है, ठीक है, r दूरी पर रखी गई है, तो m1 जो लगतो आपस में लगने वाला बल जो है, लगने वाला बल जो वेन टू सब्सटेंस कीप आर डिस्टेंस, ठीक है, जब दो वस्तुएं आर दूरी पर रखी हो तो लगने वाला बल, जो फोर्स लगेगा उस पर, वो हमारा m1 और m2 के यह प्रपोजनल होगा, यह प्रपोजनल m1 इंटू m2, ठीक है, m1 इंटू m2, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा आपका निकलेगा कि ए प्रपोजनल, जो आर दूरी है, आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अपोजिट होता है, ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, 1/r² होगा यहाँ पे, ठीक, 1/r²। तो अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को अगर मर्ज करें तो ए प्रपोजनल m1 m2/r² हो जाएगा यहाँ पे, m1 m2/r², और f इक्वल टू gm1 m2/r², ठीक है, gm1 m2/r²। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा तो हमारा क्या आ गया कि g का g आ गया यहाँ पे, ठीक है, g एक क्या है, कांस्टेंट है, g एक क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसमें आप लोग ये देख लिए। और एक और टॉपिक इसमें आता है कि जब भी हम इसको निकालते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ग्रेविटेशनल में, इसके क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन इसी पर डिपेंड होते हैं। सपोज दैट मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन पहला कि व्हेन टू सब्सटेंस कीप substance 5 kg and 4 kg keep 7 meter distance, then find the value of फोर्स, ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमको निकालना है। फोर्स की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, m1 एंड m2 की वैल्यू लिख लेंगे। m1 की वैल्यू 5 kg है और m2 की वैल्यू क्या है, 4 kg है।
ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है, एफ इजकल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर है। जी की वैल्यू हम रख देंगे जी इंटू m1 5 इंटू 4 अपान ये आर स्क्वायर है। तो हमारा 7 मीटर है यहाँ पे, 7 मीटर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा 20 जी अपान 49। ठीक है। अब जी की वैल्यू रखकर यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं। इसको हम कहेंगे न्यूटन मीटर। इसको हम क्या कहेंगे कि जी की वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पर, जी की वैल्यू अगर फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स हमारा न्यूटन होगा, इतना न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है। इतना न्यूटन जी। और यहाँ पे क्या है m1, देखिए यहाँ पे जी हो गया और m1 की गिरा kg हो गया अपान आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। मीटर स्क्वायर हो गया तो kg अपान मीटर स्क्वायर, kg अपान मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन। इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारा इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बनेगा और हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ ये सब्सक्राइब और लाइक ही हमको क्या करेगा, मोटिवेट करता है, और कुछ नहीं। आप हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, न तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहे हैं, इतना दे रहे हैं। तो आपको आपका ये हक बनता है कि जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसमें आपको सबसे लास्ट जाते जाते एक हम आप लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन जो एसएससी में पूछता है, एसएससी में, बैंकिंग में, ये सब पूछता है, तो हम एक तो क्वेश्चन करा दिया करेंगे। ठीक है। उससे अच्छा होगा। ठीक। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को भी एक नया चीज मिलता जाएगा और क्या होगा, और हमको भी पढ़ाने में ये अच्छा लगता है, हमको कुछ नया। अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिल रहा है, मैथ्स का भी, तो वो उससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं और ट्रिक लेकर ही आप लोग जाइएगा। ठीक। सबसे पहले ये देखिए कि किसी भी संख्या का वर्ग करना किस प्रकार से निकालते हैं। जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हमें ट्रिक, ये किसका है, मैथ का ट्रिक। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हमको किसी भी संख्या से 11th का मल्टीप्लाई करना है। ठीक। मान लीजिए 5 6 7 9 2 2 6 3 2 इंटू 11। हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा पेपर में इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ गया तो हम किस प्रकार से घबरा जाते हैं। इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए हमारा क्या है, 11 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ। अगर 11 से मल्टीप्लाई रहेगा तब, ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई रहेगा तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 है, सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। ठीक है। और 2 और 3 कितना होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। और 3 6 कितना हो गया, 9 हो गया। और 6 2 कितना हो गया, 6 2 8 हो गया। और 2 9 कितना हो, 11 1 हो गया। और 7 9 कितना हो गया, 17 हो गया, 71 हो गया। और 7 6 कितना आएगा, 14 आ जाएगा। एक 14 और 7 6 13 और एक 14 के 4 हाथ में 1। ठीक है। और 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 एक 12, 12 के 2। ठीक है। और 5 हो गया, यहाँ पे 6 लिख देंगे। ये ही हमारा आंसर निकल कर आ गया। सिर्फ और सिर्फ यही आंसर है हमारा। ठीक। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक आप लोगों को पता चल गया, और अगले वीडियो में एक और ट्रिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने काम को करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।